नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है मौन मुस्कान की मार। जी। ये अभिनेता लेखक विचारक आशुतोष राणा की आत्मकथात्मक किताब है। हमें इसके कुछ अंश और सारांश देखने को मिले हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हीं के जरिए उनके जीवन, उनके दर्शन की गहराइयों में थोड़ा उतरें। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा, ये सिर्फ एक मतलब फ़िल्मी सफ़र की कहानी नहीं लगती। जो भी सामग्री हमें मिली है, उससे तो यही इशारा मिलता है कि ये जड़ों की तलाश है, गुरु का मार्गदर्शन है और संघर्ष के बीच भी अपने मूल्यों को कैसे सहेजा जाए, उसकी बात है। तो कोशिश यही है कि इन अंशों से कुछ ऐसे मोती निकालें जो सोचने पर मजबूर करें। और वो शीर्षक मौन मुस्कान की मार, ये सुनने में ही कितना मतलब अनोखा है। एक तरफ मुस्कान जो इतनी कोमल सी चीज है और दूसरी तरफ मार, ये कैसे हो सकता है? विरोधाभासी लगता है। और मौन की ताकत, आजकल की दुनिया में जहां इतना शोर है, इतना कोलाहल, वहां मौन का क्या मतलब? चले इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, हाँ। जमीन से। किताब हमें ले जाती है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा गांव, आशुतोष राणा जी के बचपन के दिन। हाँ। वहां का माहौल, उनका परिवार, वो संस्कार, वो ग्रामीण जीवन की सादगी, गहराई, इन सब का जिक्र मिलता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जैसे पुरानी यादें नहीं है। हम्म। सामग्री को देखकर ऐसा लगता है कि लेखक के लिए उनकी पहचान की, उनके वजूद की नींव है। वो हाँ। मिट्टी, वो लोग, वो एक सीधा सरल जीवन जो था, वो उनके आज के व्यक्तित्व में, उनके विचारों में साफ झलकता है। ये समझना जरूरी है कि ये जड़ें सिर्फ भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी हैं। सही बात है। यहीं से वो संस्कार मिले जिनका जिक्र लगता है किताब में बार बार आता है। हाँ, और इन्हीं जड़ों से जुड़ा एक और बहुत अहम पहलू है उनके गुरु पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी। उनके जीवन पर दद्दा जी का प्रभाव कितना गहरा लगता है ना? निश्चित रूप से। और शायद सबसे रोचक बात यह है कि किताब का जो केंद्रीय विचार है, मौन मुस्कान, उसकी प्रेरणा उन्हें दद्दा जी से ही मिली। अच्छा। जी। ये गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण लगता है। दद्दा जी से उन्होंने सिर्फ मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं पाया, बल्कि अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सबसे बढ़कर मौन की शक्ति को समझा। ये मौन कैसा है? क्या ये सिर्फ चुप हो जाना है, जैसे हम कभी-कभी गुस्सा या नाराजगी में चुप हो जाते ही हैं? नहीं, सामग्री के अनुसार बिल्कुल नहीं। ये वो चुप्पी नहीं है जो किसी मजबूरी या डर से आती है। अच्छा। नहीं, ये कोई अहंकार या उदासीनता वाला मौन है। ये एक सचेत अवस्था है, एक तरह का आंतरिक ठहराव, एक गहरी समझ से पैदा हुआ मौन। किताब इशारा करती है कि ये मौन अंदर की ताकत का प्रतीक है, बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने का एक जरिया है। शायद दद्दा जी की शिक्षाओं ने उन्हें ये नजरिया दिया कि असली शक्ति बाहरी दिखावे या शोर में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। ये बात सोचने वाली है। और फिर इसी आंतरिक शक्ति के साथ वो अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी, और फिर सपनों की नगरी मुंबई। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, किताब उनके संघर्ष के दिनों का भी ब्यौरा देती है, ऐसा लगता है। जी हाँ। और यहाँ ये बात उभर कर आती है कि ये संघर्ष सिर्फ मतलब करियर बनाने या रोल पाने का नहीं था। अच्छा। ये उन मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने का संघर्ष भी था जो वो अपने गांव से, अपने गुरु से लेकर आए थे। हाँ, ये तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। मुंबई की वो चकाचौंध, वो प्रतिस्पर्धा, उसके बीच अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी पहचान बनाए रखना, शायद ये असली चुनौती थी। किताब इस बात पे जोर देती है कि सफलता और सिद्धांत साथ साथ चल सकते हैं, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना हो। ये वाकई में गौर करने वाली बात है। अक्सर हम सफलता की कहानियों में संघर्ष का जिक्र तो सुनते हैं, पर ये जो मूल्यों के साथ चलने वाला आंतरिक संघर्ष होता है, उस पर उतना ध्यान नहीं जाता। ऐसा लगता है कि राणा जी ने अपने अनुभवों को बड़ी ईमानदारी से साझा किया है। सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उसके पीछे की कश्मकश भी। बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो मौन मुस्कान का दर्शन और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। कैसे? आप सोचिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का माहौल, जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में चुप रहकर एक शांत मुस्कान के साथ परिस्थितियों का सामना करना, ये अपने आप में एक अलग नजरिया है। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक चुनी हुई प्रतिक्रिया है, एक सचेत चुनाव। तो अब सीधे उसी विचार पर आते हैं जिसने हमें शुरू में ही इतना आकर्षित किया, मौन मुस्कान की मार।
हमने समझा कि ये दद्दाजी से मिली सीख है, ये आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, पर इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? ये मार कैसे करती है? देखिए, अगर इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दर्शन कहता है कि जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां शब्द बेकार हो जाते हैं या शायद कम पड़ जाते हैं। तीखे जवाब देना, बहस करना, सफाई देना, ये सब हमेशा जरूरी नहीं होता। सही बात है। ऐसे में एक शांत, स्थिर, समझ भरी मुस्कान वो सामने वाले पर या उस पूरी स्थिति पर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा असर डाल सकती है। ये बिना लड़े, बिना कुछ बोले अपनी बात कहने या स्थिति को संभालने का एक तरीका है। तो ये मार मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, शारीरिक या भावनात्मक रूप से? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री तो यही इशारा करती है कि ये मार नकारात्मक नहीं है। ये असल में सामने वाले के अहंकार पर या उसकी गलतफहमी पर या उसकी नकारात्मकता पर मारें। अच्छा। ये एक तरह से उसको निहत्था कर देने वाली प्रतिक्रिया है। जब कोई आपसे टकराव की उम्मीद कर रहा हो और उसे बदले में शांति और स्थिरता मिले तो उसका असर बहुत गहरा होता है। ये उस तनाव को, उस टकराव की जो ऊर्जा होती है उसे खत्म कर देती है। ये एक तरह की आंतरिक विजय है। ये समझना तो बहुत दिलचस्प है। एक अभिनेता जिसका पूरा काम ही संवाद पर, अभिव्यक्ति पर, भावनाओं के प्रदर्शन पर टिका है, वो मौन और मुस्कान की इतनी गहरी बात कर रहा है। क्या किताब ये भी बताती है कि ये दर्शन उनके अभिनय में या उनके सार्वजनिक जीवन में कैसे झलकता है? देखिए, उपलब्ध अंश सीधे तौर पर शायद ये ना बताते हों कि वो इसे अभिनय में कैसे लागू करते हैं, लेकिन ये जरूर साफ करते हैं कि ये उनके निजी जीवन का, उनके सोचने के ढंग का एक अहम हिस्सा है। हाँ, इस किताब के जरिए आशुतोष राणा का एक लेखक और विचारक का रूप जरूर सामने आता है। हाँ, ये भी एक बात है। उनके विचार, जैसा कि सामग्री से पता चलता है, काफी सुलझे हुए, गहरे और भारतीय दर्शन की जड़ों से जुड़े हुए लगते हैं। वो सिर्फ किरदारों को नहीं जी रहे, बल्कि जीवन को भी एक गहरे नजरे से देख रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। उनका लेखक रूप, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर हम कलाकारों को उनके पर्दे के किरदारों से ही जानते हैं। सही कहा। ये किताब उनके निजी चिंतन को, उनकी बौद्धिक यात्रा को समझने का एक मौका देती है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि कला और चिंतन साथ साथ चल सकते हैं। उनके लेखन में, जैसा कि अंशों से अंदाजा लगता है, भाषा पर अच्छी पकड़ है और विचारों में एक तरह का संतुलन नजर आता है। वो जीवन के अनुभवों को सिर्फ बता नहीं रहे, बल्कि उन पर मनन कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं और उसे फिर साझा कर रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व के एक और आयाम को दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? जो अंश हमने देखे, उनके आधार पर ये किताब पाठक को क्या देना चाहती है? क्या मुख्य संदेश हैं जो उभर कर आते हैं? मुझे लगता है कई महत्वपूर्ण संदेश हैं इसमें। पहला और शायद सबसे प्रमुख वो है मौन की शक्ति। लेकिन कौन सा मौन? वो जो भीतर से आता है, जो शांति और समझ पर आधारित है। ये थोपा हुआ या मजबूरी का मौन नहीं, बल्कि एक चुना हुआ मौन है, और वही सबसे प्रभावी होता है। सही। और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है प्रामाणिकता का। मतलब भीतर और बाहर से एक होना, ऑथेंटिक होना। हाँ बिल्कुल, ऑथेंटिक होना। जो आप मानते हैं उसे जीना, आपकी कथनी और करनी में भेद ना हो। राणा जी के अनुभव, जैसा कि किताब में दिखते हैं, शायद इसी प्रामाणिकता की तलाश और उसे बनाए रखने की जद्दोजहद को दिखाते हैं, खासकर ग्लैमर की दुनिया में। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां अक्सर बाहरी दिखावा सच्चाई पर हावी हो जाता है ना? बिल्कुल। और तीसरा संदेश जो इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, वो है आत्म अनुशासन और आत्मचिंतन का महत्व। सेल्फ रिफ्लेक्शन। जी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद को जानना, अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझना और लगातार खुद पर काम करते रहना। किताब शायद यही कहती है कि सच्ची सफलता या मन की शांति बिना इस आत्ममंथन के संभव नहीं है। दद्दाजी की शिक्षाएं हों या मुंबई का संघर्ष, ये सब अनुभव शायद इसी आत्मचिंतन की प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों उनके लिए। तो ये किताब सिर्फ यादें नहीं है, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके, एक दर्शन की बात करती है। मौन, मुस्कान, प्रामाणिकता, आत्मचिंतन, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और ये सब एक धागे में पिरोया गया है उस मौन मुस्कान के विचार से। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, बल्कि एक रूपक है, एक मेटाफर की तरह है। ये जीवन के प्रति एक खास रवैये को दिखाता है, शांति से, स्थिरता से, बिना शोर मचाए गहरा असर छोड़ने का रवैया। ये विचार तो वाकई प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि किताब पाठक को सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उसे अपने अंदर झांकने के लिए भी प्रेरित करती है। बिल्कुल। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है, क्या हम आज की इस भागदौड़ भरी शोरगुल वाली जिंदगी में इन मूल्यों को जगह दे पा रहे हैं?
क्या हमारे पास वो आंतरिक ठहराव है जिससे मौन मुस्कान जैसी प्रतिक्रिया जन्म ले सके? किताब शायद इन्हीं सवालों पर हमें सोचने के लिए उकसाती है। ये एक व्यक्ति की कहानी के जरिए कुछ सार्वभौमिक यूनिवर्सल सवालों को छूने की कोशिश करती है। तो आज हमने आशुतोष राणा की किताब मौन मुस्कान की मार के कुछ अंशों और सारांशों के आधार पर एक यात्रा की। हमने उनके बचपन की जड़ों से लेकर मुंबई के संघर्ष तक, गुरु दद्दा जी के प्रभाव से लेकर मौन मुस्कान के गहरे दर्शन तक कई पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी, हमने देखा कि कैसे संस्कार और आधुनिक जीवन की चुनौतियां एक साथ निभाई जा सकती हैं। कैसे आध्यात्मिकता सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे मौन, जिसे अक्सर कमजोरी मान लिया जाता है, वो संवाद और प्रभाव का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम बन सकता है, जैसा कि किताब का शीर्षक और उसकी मूल भावना इशारा करते हैं। ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में, जहां हर तरफ से आवाजें हम पर हावी हैं, जहां तुरंत प्रतिक्रिया देना लगभग एक मजबूरी सा बन गया है, क्या हम अपने जीवन में उस मौन के लिए, उस आत्मचिंतन के लिए थोड़ी सी जगह निकाल सकते हैं? और क्या हम उस मौन मुस्कान को साधने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें शायद शब्दों से भी ज्यादा ताकत छिपी हो?